में कितने पीएचडी के लिए सीट निकाले हैं पटना विश्वविद्यालय में, पूर्णिया विश्वविद्यालय में, या फिर बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में। तो क्या 1994 के विद्यार्थी को 1998 आप पास कर दीजिएगा? ऐसा कतई नहीं होता है। इसलिए नेट अगर अनिवार्य था तो नेट अनिवार्य होना चाहिए। बी ग्रेड और बी ग्रेड चपरासी की नौकरी तक के लिए आप खोजते हैं, क्वालिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाई करके आओ, तो आप एक मतलब एक गजेटेड पोस्ट के लिए जो आईएएस रैंक का एग्जाम होता है उसके लिए आपको क्यों नहीं? नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। छात्रों का मुद्दा और शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया है और उठाया जा रहा है। अब ये प्रोफेसर साहब अपनी मुद्दे लेकर आए हैं। ये सभी नेट क्वालिफाइड हैं और इनका मांग है और इनका कहना है कि जो पीएचडी का जो नंबरिंग दिया जा रहा है प्रोफेसर बनने के लिए, वो या तो हमें दें या तो फिर परीक्षा ले लें। नेट जो क्वालिफाई करके आए हैं, इनका यह भी पिछला बार कहना था कि जो डिग्री जो लेकर आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा वैल्यू दिया जा रहा है और जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं उन्हें कम वैल्यू दिया जा रहा है। हम छात्रों से अभी जानेंगे कि क्या क्या मुद्दा है इनके और क्या क्या नहीं। पहले इनसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। मैं शोध छात्र हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी से। जी, तो मेरा प्रश्न ये है कि नेट और पीएचडी के बीच जो खाई उत्पन्न की गई है, ये क्यों की गई है? यूजीसी कभी नेट को एक अनिवार्य मापदंड बनाती है चयन प्रक्रिया करने का, और कभी इसे मजाक में 5 नंबर दे देती है, वहीं पे पीएचडी को 30 नंबर दे देती है। तो ये क्या मजाक बन के रह गया है? छात्र लोग पीएचडी को छोड़ करके पहले नेट की तैयारी करने में लग गए, क्योंकि 2014 की जो बीपीएससी की बहाली हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें नेट के बेसिस पे ही ज़्यादा 70 to 80% लोग जॉब पाए हैं। तो लोगों ने क्या किया कि फिर नेट की तैयारी करनी शुरू कर दी। उसके जगह पे वो पीएचडी भी कर सकते थे। तो जब हम लोगों ने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो अब नेट का जो एपीआई है उसको ना के बराबर कर दिया गया। 2014 परिनियम में नेट का भी 10 एपीआई था स्कोर, मतलब अंक दिए जा रहे थे, और पीएचडी के भी 10 अंक दिए जा रहे थे। और आपका क्या कहना है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवानंद कुमार है और मैं हिंदी विभाग का शोध छात्र हूँ पटना विश्वविद्यालय का। मेरा कहना है कि यूजीसी जो सर्टिफिकेट प्रदान करती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा लेती है, उस पर साफ साफ लिखा रहता है यू आर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हूँ, सहायक प्राध्यापक के लिए योग्य हूँ, तो फिर बिहार सरकार क्या सोच करके मतलब पीएचडी को 30 अंक और नेट वाले को 5 अंक निर्धारित की है? ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। आप अगर ये जो दूरी है 5 अंक और 30 अंक की जो ये दूरी है, इसको या तो बराबर कीजिए या तो फिर परीक्षा लीजिए। परीक्षा के माध्यम से जिनका चुनाव होगा वो योग्य अभ्यर्थी होंगे और उनसे जो बच्चे पढ़ेंगे वो भी बेहतर शिक्षक बनेंगे। मतलब मेरिट के आधार पे चुने जाना चाहिए। हाँ, मेरिट के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो अभी यूजीसी के नेट के एग्जाम में हम लोग क्वालिफाई किए हैं, उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन जो बिहार परिनियम आया है, इसमें आप डायरेक्टली देख रहे हैं कि यहाँ 25 नंबर का अंतर पड़ रहा है, और हमारे पास एकेडमिक के साथ मात्र 15 नंबर है जिसको हम एक्वायर और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। यदि हम 15 में 15 भी ले आ पाते हैं, फिर भी नेट के जो भी अभ्यर्थी हैं उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, पिछड़ना तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप 25 नंबर के ऑलरेडी आपके बीच में अंतर है। और दूसरी बात, आपको 15 में 15 भी आता है, फिर भी आप नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर हम लोग फॉर्म ही क्यों भरें? हम लोग का फॉर्म भरना भी लगता है तो जरूरी नहीं होना चाहिए। क्यों फॉर्म भरें जब हमको नौकरी डायरेक्ट दिख रहा है कि हमको होगा ही नहीं? आप 25 नंबर का अंतर दिखा रहे हैं और मेरे पास 15 नंबर का इंटरव्यू है। हम क्या कर सकते हैं उसमें? कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि दोनों ही एसेंशियल क्वालिफिकेशन है प्रोफेसरशिप के लिए, इसको इक्वल, दोनों को इक्वली किया जाए, इक्वल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, और साथ साथ दोनों को अवसर किया जाए, एक समानता दिया जाए। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि भारत के 16 राज्य सीधे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आपको डोमिसाइल प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। आज ये स्थिति है कि एमपी से लड़का आके बिहार में बीपीएससी टॉप कर जाता है, लेकिन बिहार का लड़का जाकर एमपी में फॉर्म तक नहीं डाल सकता है। ये अवसर की समानता, इस तरह की बात क्यों हो रही है? आखिर जो संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं कि भारत के किसी भी देश, मतलब किसी भी प्रदेश में जाके हम जॉब कर सकते हैं, किसी भी प्रदेश में हम बस सकते हैं, तो हम किसी और क्षेत्र में नहीं जा सकते, लेकिन और क्षेत्र से लाकर यहाँ भर दिया जाएगा। मेरी समस्या इस बात से।
दूसरी समस्या ये है कि सबको पता है कि बिहार की 90% यूनिवर्सिटीज बीएससी और एमएससी में 60 या 65% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देती, जबकि अदर यूनिवर्सिटीज जो यूपी या और जगह की है वो बहुत मजे में 80-85% नंबर देती है। तो हम तो मेरिट में भी चले गए, तो हम मेरिट में भी गए, पीएचडी के कारण भी गए, अपने राज्य में गए, तो हम जाएंगे कहाँ? फिर तो हमारे पास आत्महत्या के अलावा फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। बिल्कुल। डोमिसाइल का मुद्दा जो छात्रों एस्टेट वाले छात्र भी मांग कर रहे थे, डोमिसाइल में यह होता है कि अपने छात्र को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, और जो अदर स्टेट हैं जब वो डोमिसाइल अपने स्टेट में लागू कर रहे हैं तो बिहार में किस हिसाब से इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसको लेकर भी छात्र ने अभी क्या नाम बताया थे आप अपना? प्रेमानंद कुमार भगत, मैं केमिस्ट्री से पीएचडी कर रहा हूँ। उन्होंने एक बातें बताई, नई बातें, आप क्या बताना चाहते हैं? मेरा नाम शिवी सिन्हा है और मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ दर्शन शास्त्र विभाग पटना यूनिवर्सिटी की। मेरा ये सिंपल सा एक प्रश्न है, एक सरल सा प्रश्न है सरकार से। आज से जो 2014 के समय परिनियम बनाया गया था ये बहाली के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए, उस समय यह नियम था कि नेट जो है अनिवार्य होनी चाहिए प्रोफेसर की बहाली के लिए। और सही बात है, मापदंड होना चाहिए ना। जब आप सी ग्रेड और बी ग्रेड चपरासी की नौकरी तक के लिए आप खोजते हैं, क्वालिफिकेशन एग्जाम क्वालिफाई करके आओ, तो आप एक गजेटेड पोस्ट के लिए जो आईएएस रैंक का एग्जाम होता है उसके लिए आपको क्यों नहीं देना हो, क्यों डिग्री पे नौकरी हो उनको। और दूसरी बात है, अगर मान लीजिए डिग्री पे नौकरी भी होती है तो जो ये नियम है यूजीसी का वो दो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए बिल्कुल अलग अलग है, जो कि बिहार में तोड़ मरोड़ करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी लोग अवगत है कि बिहार में डिग्री कैसे पैसों में बिकती है, कैसे कैसे लोग पीएचडी करते हैं। और मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि डिग्री खरीद के लेते हैं, अधिकांश से ज़्यादा ही लोग होते हैं ऐसे। और मेरा एक सरल सा प्रश्न है कि जिस वक्त जब पिछली बार जब बहाली हो रही थी तब सरकार ने ये नियम बनाया था कि नेट और पीएचडी को एक ही भारांक दिया जाए। अभी अचानक से 5 अंक और 30 अंक का फासला कर दिया गया है, ठीक है। और उस वक्त जो है ऐसा क्या कर लिया है इन लोगों ने जो उस वक्त उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जो लोग पीएचडी करके आए थे और नेट नहीं थे, लेकिन जो नेट पीएचडी थे उनको देखा गया था और जो नेट थे उनको एक कंपल्शन दिया गया था, उनको रखा गया था। तो मुझे बस इतना ही पूछना है कि इस 5 साल में इन व्यक्तियों ने, इन लोगों ने जो कि पिछली बार छाटे गए थे, क्या कर लिया इन लोगों ने इतने दिनों में कि इनको सरकार इनकी तरफ इतनी मेहरबान हो गई? क्या किया है इन लोगों ने ऐसा जो हमने नहीं किया है? और दूसरा प्रश्न ये है कि सरकार ने इन 5 सालों में कितने पीएचडी के लिए सीट निकाले हैं पटना विश्वविद्यालय में, पूर्णिया विश्वविद्यालय में, या फिर बिहार के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, कि यहाँ के छात्र डायरेक्ट जाके पीएचडी आसानी से कर ले? क्या यहाँ पे कितने प्रोफेसर हैं जो हमें पीएचडी करवा सकते हैं? यहाँ पे तो मैं पटना विश्वविद्यालय की छात्र हूँ, मुझे पता है कितनी मारा मारी है यहाँ पे। आधा से ज्यादा लोग को, जो लोग पैसा भी देना पड़ता है पीएचडी के लिए, क्या कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ये पता चलता है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं कह नहीं सकती हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो ये पीएचडी के लोग आते हैं, क्या इन लोगों ने किया है कि इनको इतना तवज्जो दिया जा रहा है और हम लोगों को छाटा जा रहा है? अच्छा, हम एक बात और जानना चाहेंगे, पीएचडी में समय कितना लगता होगा अभी? मिनिमम 3 साल के लिए न्यू रेगुलेशन से पीएचडी में 3 साल लगाया गया, मैक्सिमम 5 साल। कहीं भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज जैसे भी कीजिए, मिनिमम 3 साल का टाइम ड्यूरेशन माना गया है। बात करनी है, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने इन 5 सालों में कितनी पीएचडी की सीट निकाली, कितने मौके दिए छात्रों को कितने मौके दिए कि ये लोग पीएचडी कर सके। और दूसरी बात कि हमारे पटना यूनिवर्सिटी में ही तो 2 साल केस फंसा रहा, हम लोग कहाँ से करते पीएचडी अभी तक? उस हिसाब से तो हमें भी पीएचडी करके इसके लिए क्वालिफाई होना चाहिए था। 2 साल तो यही केस फंसा हुआ था। क्या ये सही होगा, क्या ये न्याय होगा हम लोगों के लिए कि हमें इस तरह से वंचित किया जा रहा? 2 साल पहले ये बोलते हैं आपको नेट करना है, आज ये बोलते हैं कि आपको पीएचडी करना। मजाक बना रखा हमारी जिंदगी को। क्या करेंगे हम लोग अब इस उम्र में आके? हम लोग हो रहे 28-29 साल के हो जा रहे हैं अभी, तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं होंगे, कहाँ जाएंगे? और आप क्या कह रहे हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इन लोगों के साथ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे टीचर से नहीं पढ़ना है जिन्हें की क्वालिटी ही नहीं है। अभी तक तो मैंने कॉलेज में पढ़ाई की, बीडी कॉलेज में, बट वहाँ पे मुझे कोई क्वालिटी के प्रोफेसर नहीं मिले। फिर सरकार अभी ला रहे हैं तो बहाली कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ला रहे हैं, तो फिर फ्यूचर में जो स्टूडेंट जाएंगे वो पढ़ेंगे, उनका फ्यूचर भी तो ऐसे ही होगा ना। इन्हें क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं हो रहा है। मेरा कहना है कि क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ा सा, यहाँ क्वान्टिटी और क्वालिटी दोनों ही कम दिख रहे हैं मुझे तो। जी, मेरा कहना ये है कि पहले तो नेट सभी के लिए अनिवार्य हो,
और दूसरी चीज़ ये है कि आरक्षण जो दिया जाता है वो राज्य में अपने बच्चों के उत्थान के लिए दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो 35% महिला आरक्षण दिया गया है वो पूरी महिलाओं के लिए ओपन है, हर एक स्टेट की महिला के लिए ओपन है। तो ऐसा क्यों है? बस आरक्षण दिया जाता है। मैं अभी आपसे पूछूंगा, बोलेंगे कुछ बताएंगे? अच्छा, यहाँ पर अभी पोस्टर पे मैं अभी दिखलाऊंगा 35% प्लस 10%, ये क्या है? EWS, महिलाओं का आरक्षण, बिहारी छात्र छात्राओं का अधिकार। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, ये कभी याचना नहीं अब रन होगा, जीवन जय या मरण होगा, UGC नेट। चलिए, इन लोगों का ये पोस्टर और बैनर के जरिए बता रहे हैं, और किन्हीं को कुछ कहना है तो बता दीजिए। जी आइए भैया, जी बोलिएगा, क्या मांग आप स्टार्ट रखें? मेरा नाम मायानंद, डॉक्टर मायानंद है। मैं इतिहास विभाग से हूँ। जी जी जी। हम लोग का बहुत बड़ा जो बिहार के साथ छल हो रहा है, यह सरकार के द्वारा किया जा रहा है, सरकार के स्तर पर किया जा रहा है। जी जी। पिछले साल BPSC की अगर हम बहाली देखते हैं और इस साल का जो इंस्टीट्यूट आया है, दोनों में बहुत अंतर है। अच्छा, हम सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, मान लिया जाए कोई विद्यार्थी 1994 मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है, वह इंग्लिश में फेल कर जाता है, और कोई विद्यार्थी 1998 में मैट्रिक का परीक्षा दे रहा है और वह इंग्लिश में फेल कर जा रहा है, तो 1998 का जो परिनियम था, नियम था कि फेल या पास बराबर हो जाता है। तो क्या 1994 के विद्यार्थी को 1998 आप पास कर दीजिएगा? ऐसा कतई नहीं होता है। इसलिए नेट अगर अनिवार्य था तो नेट अनिवार्य रहना चाहिए था। यह बिहार सरकार माने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को घटाने का प्रयास कर रही है। इनके रीजन में तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खत्म ही हो गया है, जैसे अपने यहाँ उसी तरह बना रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि अनुभव जो है 10 नंबर आप दे दिए। बिहार के लड़कों के पास अनुभव नहीं है। आप क्या करा रहे हैं कि जितने भी एफिलेटेड कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं जो 20 साल पहले पढ़ाते भी नहीं हैं, एफिलेटेड कॉलेज की क्या स्थिति, जब पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति हम लोग देखते हैं, पूरे बिहार यूनिवर्सिटी की स्थिति देखते हैं, हम लोग खुद पढ़ाते हैं यहाँ, तो बहुत ही खराब स्थिति है। वह पैसे के बल पर अनुभव खरीदा जा रहा है। हमको अभी 2-3 दिन पहले से मालूम रहा है कि बिहार यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, छपरा यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, ये लोग बेचने का काम स्टार्ट कर दिए हैं। अनुभव का PhD डिग्री में अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिसका 10 अंक है। यह बहुत बड़ा हम लोग के साथ छल हो रहा है। 55 वर्ष के लोग को आप दे करके जो सुविधा दे रहे हैं, 5 वर्ष में आप बहाली कीजिएगा। 5 वर्ष पढ़ाने के लिए आएंगे, वो 60 वर्ष की अवस्था में क्या पढ़ाएंगे? हमारे युवा लोग आएंगे पढ़ाने के लिए, वह वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे। अभी वह पढ़ रहे हैं, उनकी जिज्ञासा है, वह जिज्ञासु प्रोफेसर की भांति पढ़ा। आपका जी क्या नाम हुआ? अभी नेट निकाले होंगे? जी मैं नेट हूँ, PhD हूँ, सारे JRF हूँ, सारे एबिलिटी को मैं। क्या वैकेंसी तो आती नहीं है? आती भी है तो जैसे तैसे वैकेंसी जाए पर सही से आए, बिहारियों के लिए आए। हम लोग पिछले बार जो बहाली हुई है उसमें 1260 प्रोफेसर जो है 3300 में से बिहार के बाहर के हैं। कोई नहीं पढ़ाता है, कोई जाके देखिए, सारे लोग राजनीति कर रहे हैं बैठ करके। अच्छा, क्लास सही से होता है? आप लोग सही से बताइएगा। आप लोग एकदम देखिए, पटना विश्वविद्यालय के छोड़ करके हमको नहीं लगता है कहीं क्लास सही से होता है। ऐसा माहौल बनाया गया है बूढ़े प्रोफेसरों के द्वारा, पुराने बूढ़े प्रोफेसरों के द्वारा, मतलब है कुछ लोग जो सच्चाई उसको मिलाना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी है। ऐसा माहौल बनाया कि बच्चे ही अब नहीं आते हैं। अब हम लोग भी जाते हैं गेस्ट टीचर बन के या कुछ भी बन के, नहीं आते हैं बच्चे। मैं एक कारण बताता हूँ, बच्चे इसलिए नहीं जाते हैं, बता देता हूँ, क्योंकि अब वो अभ्यस्त हो गए हैं। 5 साल 10 साल 20 साल में ये प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं। एक तो प्रोफेसरों की संख्या कम है, ऐसे ही आधा से भी कम होगा। और ये यूनिवर्सिटी का मैं भी छात्र रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। और भी बिहार के कई कॉलेजों और स्कूलों में जाएंगे। सरकारी विद्यालयों का हाल वो अपनी जगह है, वो रोज वीडियो वायरल होते रहता है, उस पर अभी नहीं बात करूंगा। अभी इन प्रोफेसरों की बहाली की बात हो रही थी। अच्छा, एक जो मैं आप पूछूंगा आप लोगों से, आप लोग जब प्रोफेसर बन जाइएगा तो जब अच्छे सैलरी पे पहुंच जाएंगे, अभी तो गेस्ट प्रोफेसर होंगे या टीचर होंगे, ठीक है, तो आप लोग अगर प्रोफेसर बन गए तो फिर आप लोग भी इसी तरह से करिएगा या कुछ नया? सर बिल्कुल नहीं, जो हम लोगों ने झेला वो उन लोगों को झेलने नहीं देंगे। अगर कोई यहाँ पे अगर कोई गेस्ट टीचर भी है ना, तो वो अभी से ही प्रयास करते हैं कि हम लोग क्वालिटी एजुकेशन रखें। आप जाके पता कीजिए कि किसी भी बच्चे से पूछिए कि गेस्ट टीचर कैसा पढ़ाता है, तो वो लोग बोलेगा आधे से ज्यादा लोग कि हम लोग यहाँ क्लास करने आते हैं, सिर्फ गेस्ट टीचर का क्लास करने आते हैं। गेस्ट टीचर ही क्लास लेते हैं। मैं भी PG में एक जगह था, तो प्रोफेसर साहब ने खुद कहा, तुम आओ या नहीं आओ, हमें 1.5 लाख रुपया से ज्यादा वेतन मिलेगा। ये बातें खुलेआम अब छात्र कहेंगे तो ही बातें सही होगी। फिलहाल ठीक है, मैंने आपकी बातें सुन ली। ये तमाम पोस्टरों और के जरिए तमाम छात्र यहाँ पर लगभग दर्जन भर से ज़्यादा छात्र हैं और अपनी बातें कह रहे हैं। और इन लोगों की बातें और मांगे मानी जाए। अभी के लिए फिलहाल हम इतना ही कहेंगे
धन्यवाद। झकास भारत चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी जाइए और देखिए, और धन्यवाद।